औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हम पढ़ चुके हैं कि हमने सारा का सारा आरबीसी का चैप्टर पढ़ लिया पैथो में, तो हमें अंदाज़ा है चीज़ों का कि चीज़ों की पैथोजेनेसिस क्या है। आज हम उसकी फार्मा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखा है कि जो ब्लड सेल की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकती हैं, या हमें ये बात भी पता है कि जो भी आरबीसी वगैरह बनते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, वो हमेशा हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं। तो क्या ख्याल है, अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो उनके ट्रीटमेंट में हम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जैसी कोई चीज़ दे सकते हैं? तो हम रिकम्बिनेंट हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं, और उन फैक्टर्स की वजह से हम क्या करते हैं कि वो बॉडी में देते हैं, पेशेंट की बॉडी में जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो ब्लड सेल का फंक्शन है उनका रिटेन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हेमाटोपोइटिक फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इरेथ्रोसाइट फैक्टर्स। इरेथ्रोसाइट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जिन्होंने आरबीसी बनवाने हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होंगे? हमने पढ़ा था कि आयरन की डेफिशिएंसी भी होती है, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो जब उन दोनों की डेफिशिएंसी होगी तो हम विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड देंगे। जब आयरन की कमी है तो आयरन देंगे। ये सारे किसके हैं? आरबीसी के फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें बोन मैरो पे स्टिमुलेशन करनी है तो हम क्या देंगे? ईएसए, यानी कि इरेथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स दे देंगे, ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जिसमें हमें पता है कि इरेथ्रोपोइटिन का भी यही काम होता है। तो इरेथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स जो कि रिकॉम्बिनेंट इरेथ्रोपोइटिन वगैरह होता है, वो चीज़ें भी हम दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्लेटलेट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जिन्होंने प्लेटलेट्स बनवाने हैं तो वो होता है ओपेरलवेकिन, ठीक है। ओप्रीलवेकिन होता है। ओप्रीलवेकिन क्या होता है कि ये इंटरल्यूकिन 11 होता है, ठीक है। तो ये इंटरल्यूकिन 11 की रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, और हम देखेंगे कि ये प्लेटलेट की सिंथेसिस कराता है, ठीक है। तो ओप्रीलवेकिन। उसके बाद है ग्रेनुलोसाइट फैक्टर्स हैं। तो ग्रेनुलोसाइट फैक्टर दो तरह के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो सिर्फ ग्रेनुलोसाइट की कॉलोनी को स्टिमुलेट करेगा, और ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो ग्रेनुलोसाइट्स के साथ साथ जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करता है, और मेगाकैरियोसाइट्स को भी स्टिमुलेट करेगा। तो जी से नाम याद रख लो कि जी आएगा इनमें, और फिल कर रहे हैं हम, यानी कि हम सेल्स को फिल कर रहे हैं ना। तो बेसिकली ग्रेनुलोसाइट फैक्टर्स हैं, तो फिल ग्रेस टिम, ठीक है, इससे याद कर लो। फिल कर रहे हैं हम ग्रेनुलोसाइट को, तो फिल ग्रेस टिम जी सी एस एफ है, और जी एम सी एस एफ है, जिसमें मतलब थोड़ा लंबा फैक्टर है, तो इसका नाम याद कर लो, सारग्रा मोस्टिम, ठीक है, सारग्रा मोस्टिम। तो फिल ग्रेस्टिम ग्रेनुलोसाइट वाला था। ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट वाला फैक्टर कौन सा है? सारग्रा मोस्टिम, ठीक है। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए। हमें पता है कोबैलामिन होता है विटामिन बी 12, इरेथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट इरेथ्रोपोइटिन वगैरह होते हैं। डीटीएमपी की सिंथेसिस अभी हम डायग्राम देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे पास फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस हो रही होती है जिस रिएक्शन में, उसमें क्या होता है कि डीटीएमपी की सिंथेसिस होती है, और डीटीएमपी की सिंथेसिस जो है वो डीएनए सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इस पूरी साइकिल में क्या होता है कि डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की मदद से, और जब वो सिंथेसाइज होता है तो उसकी मदद से हमारे पास डीएनए सिंथेसाइज होता है। जीसीएसएफ हम पढ़ चुके हैं, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये न्यूट्रोफिल्स बनवाएगा। जीएमसीएसएफ ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा और माइलॉइड सेल्स को भी स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद है हीमाक्रोमाटोसिस। हीमाक्रोमाटोसिस हम पढ़ चुके हैं कि हीमाक्रोमाटोसिस का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी में एक्सेस आयरन हो, वो किस वजह से हो, या तो हिमोलिटिक एनीमिया की वजह से, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होगा, न्यूट्रोपीनिया जिसमें न्यूट्रोफिल्स लो होंगे पेशेंट के ब्लड में, ठीक है। और जो न्यूट्रोपीनिया का पेशेंट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की ही टाइप थी, और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से थी? इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से थी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? हमें पता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि एबनॉर्मली लो प्लेटलेट्स, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट्स में क्या होगा? ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी। अब हम देख लेते हैं आयरन और विटामिन की डेफिशिएंसी के जो अनीमियाज होते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा अनीमिया होगा? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, ठीक है। और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। परनीशियस अनीमिया हम पढ़ चुके हैं कि ये भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी अनीमिया ही है, लेकिन ये किस वजह से होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से, कि इंट्रिंसिक फैक्टर कम होता है तो उसकी वजह से वो विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकता। और इंट्रिंसिक फैक्टर कब कम होता है? क्योंकि ये स्टमक से रिलीज़ होता है, तो या तो सर्जिकल रिमूवल हो गया है स्टमक का, या फिर क्या हुआ है कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दूसरी ब्लड सेल की कौन-कौन सी डेफिशिएंसीज़ होती हैं और ब्लड सेल की डेफिशिएंसीज़ किस वजह से होती हैं। हमने पढ़ा है कि रेडिएशन या कैंसर कीमोथेरेपी जिन पेशेंट्स को चल रही होती है, तो कीमोथेरेपी का क्या काम होता है कि उसने रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो हमारे ब्लड सेल्स हमें पता है कि वो कितना रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, तो सारे के सारे जो स्टेम सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या देना पड़ता है कि यानी कि अगर एक कैंसर का बंदा है, मेरे पास कैंसर का पेशेंट है, मैं उसको रेडिएशन या कैंसर कीमोथेरेपी दे रही हूँ, तो मुझे साथ-साथ उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि रिकॉम्बिनेंट जो हम हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, हमें उनको वो देने पड़ सकते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनके जो एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स वगैरह कम हो गए थे, वो हम क्या कर सकें, उनकी अमाउंट को नॉर्मल अचीव कर सकें। उसके अलावा ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हम देते हैं पेशेंट को, ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। अब आयरन का क्या रोल होता है? हमें पता है कि आयरन हीम में मौजूद होता है और हीम आपको पता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन हमारे सारे टिश्यूज़ को चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है? और ज़्यादातर जो मैक्सिमम आयरन होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है? और जो भी ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड हुआ हुआ होता है और जो स्टोरेज फॉर्म में होता है वो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हुआ हुआ होता है। अब ज़्यादातर आयरन की डेफ़िशिएंसी किन लोगों में होती है? हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर औरतों में होती है क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस चल रहा होता है। उसके अलावा वो लोग जो डाइट अच्छी नहीं ले रहे या जो सिर्फ़ वेजिटेबल्स खाए जा रहे हैं, उनमें आयरन नहीं आता। चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन भी होती हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बच्चों को भी एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इन लोगों के अंदर क्या होता है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो इसलिए आयरन की डेफ़िशिएंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आयरन के स्टोर्स जो हैं, वो कैसे रेगुलेट होते हैं? आयरन जो है हमें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी में, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसकी ज़्यादा अमाउंट टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी ने, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम रखा है कि आयरन को बैलेंस्ड अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि एक तो जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो ट्रांसफेरिन उसको पकड़ता है और लेके जाता है, और जब ये स्टोर हो रहा होता है ना, तो स्टोरेज फॉर्म फेरेटिन फॉर्म होती है। तो यानी कि सारा का सारा एक्सेस आयरन क्या होता है कि वो जाके हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो अब हमने पढ़ा था कि आयरन की एक्सक्रीशन का क्योंकि कोई सिस्टम बॉडी में नहीं है, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि हमारी बॉडी में जब आयरन ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी आयरन कंटेंट अकर थ्रू मॉड्यूलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, राइट। एब्जॉर्प्शन जो है वो किस फॉर्म में होती है? हीम की फॉर्म में होती है आयरन की। और एक तो हीम की फॉर्म में होती है, इसलिए कहते हैं ना कि गोश्त खाना चाहिए, क्योंकि गोश्त में हीम होता है तो जल्दी जल्दी आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अलावा Fe+2 फॉर्म में जो है वो Fe+2 फॉर्म भी स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स पे, और वो Fe+2 फॉर्म में आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब एक दफ़ा आयरन इंटेस्टाइन के सेल के अंदर जब चली जाएगी तो वो स्टोरेज फॉर्म क्या होती है? फेरेटिन, फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। या फिर क्या होगा कि ये जो फेरस आयरन है, OUS का वर्ड जहाँ लगा होता है ना, उसका मतलब है उसका चार्ज कम है, यानी कि वो +2 चार्ज वाला है। तो फेरस आयरन जो है फिर वो बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन से जाता है, यानी कि ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, ये बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन है। ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन थी, इससे आयरन +2 की फॉर्म में एब्ज़ॉर्ब हुआ और बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन पे फेरोपोर्टिन मौजूद होता है, और फेरोपोर्टिन से ट्रांसपोर्ट होके आयरन किस फॉर्म में फेरोपोर्टिन से ट्रांसपोर्ट होता है, और यहीं पे एक एंजाइम होता है फीरो ऑक्सीडेज। वो क्या करता है कि आयरन को +2 फॉर्म से +3 फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आयरन जो है वो +3 फॉर्म में, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसको +3 फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके अलावा आयरन की ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज किस फॉर्म में होती है? हमें पता है कि आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, और जितना भी एक्सेसिव आयरन होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और वो स्टोर जब होने लगेगा तो वो किसके साथ बाइंड करता है? प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। तो प्रोटीन बाउंड फॉर्म में वो कहाँ-कहाँ स्टोर हो सकता है? एक तो हमारी, क्योंकि इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्ब हो रहा था, तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में स्टोर होता है, मैक्रोफेजेस में स्टोर होता है, मैंने बताया था लिवर में स्टोर होता है, हेपेटोसाइट्स में स्टोर होगा। अब जब ग्रॉस आयरन ओवरलोड होता है, क्योंकि ये तो एक्सेस आयरन है, यानी कि अगर पेशेंट आयरन बहुत, एक नॉर्मल बंदा है वो आयरन ज़्यादा खा रहा है, तो ज़्यादा आयरन खा रहा है तो थोड़ा बहुत जो ज़्यादा आयरन है वो जाके लिवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। लिवर के हेपेटोसाइट्स में स्टोर हो जाता है, मैक्रोफेजेस में स्टोर हो जाता है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन ग्रॉस आयरन ओवरलोड के जिसमें बहुत ही ज़्यादा आयरन ज़्यादा हुआ हुआ है, जैसे हिमोलिटिक एनीमियाज़ और ट्रांसफ्यूजन के पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है? पैरेन्काइमल सेल्स, यानी कि जो भी फंक्शनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, स्किन वगैरह, और दूसरे ऑर्गन के सेल्स में ये जाके वहाँ पे डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाता है और टॉक्सिसिटी कॉज़ करता है, राइट? उसके बाद हमने आयरन की जो भी हमने कहा कि एब्ज़ॉर्प्शन हो रही है, उसकी हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये साथ ब्लड पड़ा हुआ है, ठीक है?
अब यहाँ से देखो कि पहला आपको शो हुआ है गट का ल्यूमेन है, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं। यहाँ से क्या होता है कि फ़ीरो रिडक्टेज़ का काम क्या होता है कि उसने रिडक्शन करानी है, Fe+3 को Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डीएमटी ट्रांसपोर्टर से Fe+2 फॉर्म ल्यूमिनल इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की ल्यूमिनल साइड से एब्ज़ॉर्ब होता है और अंदर जाके ये जो एपोफेरेटिन है, ये जब आयरन के साथ बाइंड होता है तो ये फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो अगर तो इसने स्टोर होना है तो ये फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर रहेगा, लेकिन अगर इसने ट्रांसपोर्ट होना है तो ये फ़ीरो ऑक्सीडेज़ से ट्रांसपोर्ट होके बाहर चला जाएगा आयरन, ठीक है? और उसके अलावा हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स की जो ल्यूमेन होती है उसमें एचसीपी ट्रांसपोर्टर से Fe+3 फॉर्म भी एब्ज़ॉर्ब होती है, ठीक है? तो +3 फॉर्म भी एब्ज़ॉर्ब होती है, +2 फॉर्म भी एब्ज़ॉर्ब होती है। उसके अलावा आगे हमने देखा कि जब इसने ट्रांसपोर्ट होना है तो ट्रांसपोर्ट किसके साथ मिलके होता है, ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करता है और ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करके सारा आयरन ट्रांसपोर्ट होता है। अब क्या ख्याल है आयरन ने कहाँ पे जाना है, हमारे बोन मैरो के पास जाना है ताकि इरिथ्रोसाइट्स की सिंथेसिस हो सके। तो ये ट्रांसफेरिन जाएगा, ये पूरे रिसेप्टर समेत हमारे बोन मैरो के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ से आयरन को हीमोग्लोबिन में डाल दिया जाएगा और रिसेप्टर को दोबारा सरफेस पे भेज दिया जाएगा। मतलब ये जो ट्रांसफेरिन था उस रिसेप्टर था उसको दोबारा निकाल दिया जाएगा कि भाई जाओ तुम और आयरन एब्जॉर्ब करो, इधर ही ना बैठे रहो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देख लें, उसके अलावा हमने कहा था कि आयरन स्प्लीन और दूसरे मैक्रोफेजेस में स्टोर होता है। तो क्या होता है, सेनेसेंट आरबीसीज जो बूढ़े हो चुके होते हैं, उनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, अंदर से आयरन रिलीज़ होता है, सारा का सारा आयरन। पहले तो क्या होता है कि जो सेनेसेंट आरबीसीज हैं वो पूरे के पूरे स्प्लीन में जाते हैं, उनका हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है और उस हीमोग्लोबिन से क्या होता है कि आयरन एक्सट्रैक्ट होता है और वो आयरन फेरोपोटिन से निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है? या फिर वो आयरन स्टोरेज फॉर्म में भी यानी फेरेटिन की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। उसके अलावा आप देख लें यहाँ पे भी आयरन जो था वो हमारे पास किसके साथ बाइंड हुआ हुआ था, ट्रांसफेरिन के साथ। तो ट्रांसफेरिन आया, रिसेप्टर से बाइंड किया और ट्रांसफेरिन का मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा। ये कहाँ पे है, लिवर में स्टोर हो रहा है। लिवर में भी आयरन स्टोर भी हो सकता है या फिर लिवर के अंदर क्या हुआ कि ये वाला जो आयरन रिलीज़ हुआ था ये दोबारा फेरोपोर्टिन से रिलीज़ होके बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो हमने देखा कि आयरन देखो यहाँ पे स्प्लीन में भी स्टोर हो रहा था, यहाँ पे लिवर में भी स्टोर हो रहा था। उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे भी आयरन जो बोन मैरो थी ना, उसमें बस स्टोर नहीं हो रहा था, उसमें आयरन इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है? यहाँ कोई स्टोरेज फॉर्म नहीं है। तो एक लिवर में देख ली, एक स्प्लीन में देख ली और यहाँ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, तो 3 जगह पे ये नॉर्मली स्टोर होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट होती है, जैसे हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो हीमोक्रोमेटोसिस में हो जाती है, तो वो आयरन टॉक्सिक होते हैं और वो पैरेन्काइमल ऑर्गन्स में जाके बैठना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन की एलिमिनेशन कैसे होती है। अब आयरन हमारी बॉडी में जब हमें पसीना आता है या जो हमारा सलाइवा होता है या हमारे स्किन के सेल्स हमने पढ़ा है ना कि एक्सफोलिएट होते हैं, तो हमारे स्वेट में रिलीज़ होता है आयरन, सलाइवा में रिलीज़ होता है, स्किन में रिलीज़ होता है और इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स भी क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो वो गिरते रहते हैं, वहाँ से भी रिलीज़ होता है। अब आयरन का क्लिनिकल यूज़ क्या है, आयरन क्यों हम देते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स को, तो आयरन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयरन डेफिशिएंसी कैसे डायग्नोस होती है, हम पढ़ चुके हैं कि कैसे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया जब होता है पेशेंट को, तो हम उसका आरबीसी इंडेक्सेस वगैरह कराते हैं, आरबीसी की चेंजेस देखते हैं कि उसका साइज़ क्या है। अगर तो वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हुआ हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। उसके अलावा हम सीरम आयरन भी मेजर कराते थे। उसके अलावा हम बोन मैरो बायोप्सी भी कराते थे। इन सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा आयरन बॉडी में कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो आयरन की डेफिशिएंसी को ट्रीट कैसे किया जाता है कि फेरस आयरन सप्लीमेंटेशन, डाइट में पेशेंट को फेरस आयरन सप्लीमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है? वो किस फॉर्म में होती हैं, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस फ्यूमरेट की फॉर्म में होती है। यानी कि पेशेंट को जो भी आपने डाइटरी आयरन देना है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, फेरस सल्फेट की फॉर्म में होता है, ग्लूकोनेट की फॉर्म में होता है और फ्यूमरेट की फॉर्म में होता है, ठीक है? उसके अलावा अक्सर ऐसे जब पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी होती है और उनके लिए हमें ज़रूरी होता है कि जल्दी-जल्दी इनका आयरन ऊपर चला जाए, तो हम उनको जो इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है? इंजेक्शन के ज़रिए उनको आयरन देते हैं, लेकिन उस आयरन का ज़रूरी है कि वो किसी कोलॉइड के साथ बाइंड हुआ हुआ हो, ठीक है? और वो कोलॉइड क्या होता है कि उसके अंदर आयरन कोलॉइड होता है जिसमें कोर होता है आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का, ठीक है? आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का कोर होता है और उसके इर्द-गिर्द क्या होता है, शेल होता है कार्ब्स का, ठीक है? इस फॉर्म में आयरन को हमें आईवी फॉर्म में देना चाहिए, इंजेक्शन की फॉर्म में देना चाहिए और हमने इर्द-गिर्द बात की कि इर्द-गिर्द क्या होगा, कार्ब्स होंगे और अंदर आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये कौन-सी प्रिपरेशंस होती हैं, पैरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, आयरन डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स होता है और आयरन सुक्रोज़ होता है। आयरन कभी भी आपने हीमोलिटिक एनीमियाज़ में नहीं देना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हीमोलिटिक एनीमियाज़ में पहले ही पेशेंट का आयरन ओवरलोड ज़्यादा हुआ है, आयरन ओवरलोड हुआ है, तो हीमोलिटिक एनीमियाज़ में आपने कभी भी आयरन नहीं देना है पेशेंट को, ठीक है?
उसके अलावा एक और हमारे पास आयरन ऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूरोमॉक्सिटोल। फ्यूरोमॉक्सिटोल क्या होता है कि ये पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है? और ये नैनो पार्टिकल होता है, यानी कि एक छोटा-सा पार्टिकल है और पैरामैग्नेटिक आयरन है फ्यूरोमॉक्सिटोल। ये इसके इर्द-गिर्द भी कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग हुई हुई होती है और ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है? अब फ्यूरोमॉक्सिटोल का एक नुकसान क्या होता है कि इसमें एम आ रहा है, तो एम से याद रखो ये एमआरआई स्टडीज़ के साथ इंटरफेयर करता है। तो इसलिए जिस पेशेंट को आपने फ्यूरोमॉक्सिटोल देना है, तो फ्यूरोमॉक्सिटोल देने से पहले एमआरआई कराना है, क्योंकि बाद में कराया तो वो इंटरफेयर करेगा। अब आयरन की टॉक्सिसिटी क्या-क्या हो सकती है? एक आयरन की टॉक्सिसिटी होती है एक्यूट और क्रॉनिक आयरन की टॉक्सिसिटी होती है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक आयरन ओवरलोड। अगर तो पेशेंट ने एक्यूट आयरन ओवरलोड के साथ आया है कि अचानक आयरन बहुत ज़्यादा हो गया, और वो किस में होता है? बच्चों में, जो बैठे-बैठे घर में कोई भी पड़ी हुई गोलियाँ खा जाते हैं, तो वो ये गोलियाँ उन्होंने खाई और उसकी वजह से उनमें एक्यूट आयरन इंटॉक्सिकेशन हुई। अब उसने खाई हैं तो कहाँ गई हैं? गट में, और ढेरम ढेर गट में गई हैं, तो वहाँ पे मसले आएँगे। तो नेक्रोटाइजिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि गैस्ट्रिक सेल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएँगे। पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, बच्चे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। उसके अलावा शॉक में चला जाएगा और कोमा और डेथ भी हो सकती है। क्रॉनिक ओवरलोड किस फॉर्म में होती है? हीमोक्रोमेटोसिस की फॉर्म में होती है, और ये हमारे सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, जो हमने पढ़े थे हार्ट, लिवर और पैनक्रियाज़ वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है? हीमोक्रोमेटोसिस के जो इंडिविजुअल्स हैं वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, और उन पेशेंट्स में होता है जो कि हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स के होते हैं, जैसे थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स होते हैं। अब एक आयरन ओवरलोड का पेशेंट आया, आपने क्या करना है कि उसके अंदर से सारा का सारा आयरन निकालना है। तो आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट जो फटाफट आप दे सकते हैं कि अभी जो गट में वो टैबलेट्स जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई हैं, आपने सबसे पहले तो उनको निकालना है। पहला काम यह है कि अनएब्जॉर्ब आयरन को निकालना है। दूसरा, मैंने कहा कि पेशेंट को क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो आपने क्या करना है कि इस एसिड बेस बैलेंस को, इम्बैलेंस को करेक्ट करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। दूसरा क्या करना है कि आपने इंजेक्शन के थ्रू कोई भी चीज़ देने का मकसद ये होता है, हम इमरजेंसी सिचुएशन में देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी काम करे। आपने क्या किया? पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन देते हो डेफ्रॉक्सामिन। डेफ्रॉक्सामिन का क्या काम होता है कि वो आयरन को चिलेट करता है, आयरन को बाइंड करता है, ठीक है? तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन किसकी करनी है? डेफ्रॉक्सामिन, और ये आयरन चिलेटर होता है। तो एक्यूट आयरन इंटॉक्सिकेशन में आपने क्या देना है? डेफ्रॉक्सामिन देना है। एक्टिवेटेड चारकोल कभी भी नहीं देना, क्यों? क्योंकि ये गट में आयरन को कभी भी बाइंड नहीं कर सकता। अब एक्यूट में तो आपने दिया डेफ्रॉक्सामिन, क्रॉनिक आयरन टॉक्सिसिटी में आप क्या देते हो? फ्लीबॉटमी करते हो, या तो फ्लीबॉटमी का मतलब क्या होता है कि ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और सारा का सारा आयरन निकाल देते हैं, या फिर आप एक और चिलेटर दे सकते हो पारेंटरल, इसको भी आप डेफ्रॉक्सामिन भी दे सकते हो, या एक नया ओरल आयरन चिलेटर है, यानी कि पेशेंट को गोली देते हो, वो गोली खाता है और वो जाके आयरन को चिलेट करती है, तो वो होता है डेफ्रेसिरॉक्स, ठीक है? तो आयरन इंटॉक्सिकेशन में सब में डेफ्रा का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो डेफ्रॉक्सामिन जो कि एक्यूट आयरन इंटॉक्सिकेशन में था, क्रॉनिक में भी डेफ्रॉक्सामिन भी दे सकती हो, लेकिन एक न्यू ओरल आयरन चिलेटर है डेफ्रेसिरॉक्स, वो भी दे सकती हो। उसके अलावा अब विटामिन बी 12 या कोबैलामीन, हमें पता है कि विटामिन बी 12 का क्या काम होता है, ये डीएनए की सिंथेसिस करवा रहा होता है। तो विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को अनीमिया होगा, और बी 12 की डेफिशिएंसी में एक और एक्स्ट्रा चीज़ होती है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट आ सकता है, ठीक है? तो आपने इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब उसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये डायग्राम देख लें, जो भी हम डाइट में फोलेट खाते हैं वो जाके N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं फोलेट ट्रैप का नाम देते हैं, यानी कि फोलिक एसिड इस फॉर्म में जाके ट्रैप हो जाता है। अब क्या होता है? कोबैलामीन हमारे पास क्या है? कोबैलामीन जाके ये विटामिन बी 12 मिथाइल कोबैलामीन में कन्वर्ट होता है, और इसी दौरान ये होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में भी कन्वर्ट करता है। और ये जो कन्वर्जन होती है ज़रूरी होती है कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये जो फोलेट का ट्रैप है, इसको टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि फंक्शनल फॉर्म है फोलेट की, उसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या ख्याल है, अगर यहाँ पे बी 12 की डेफिशिएंसी हो गई है, अगर यहाँ पे बी 12 की डेफिशिएंसी होगी है, बी 12 नहीं है, तो ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट होगी? नहीं होगी, तो आपको टेट्राहाइड्रोफोलेट फंक्शनल फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड नहीं मिलेगी। और जब क्या ख्याल है ये नहीं बन रहा, तो ये देखो ये पूरा प्रोसेस चल के कहाँ जा रहा है, ये देखो डीयूएमपी को डीटीएमपी में कन्वर्ट करो और डीएनए सिंथेसिस हो रही है। तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी और पेशेंट अनीमिया के साथ आएगा, ठीक है? तो इसलिए आपने लाजमी, अगर एक पेशेंट है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के साथ आया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया डीएनए की जब सिंथेसिस सही नहीं हो रही तब होता है, तो आपने आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसको विटामिन बी 12 की वजह से तो नहीं हो रहा, या उसको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपने पता लगानी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, यानी कि ड्रग गया बॉडी में तो आगे बॉडी उसके साथ क्या-क्या करेगी, ठीक है? तो ये होती है फार्माकोकाइनेटिक। अब विटामिन बी 12 जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया बनाते हैं, ठीक है? उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स में कभी भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बी 12 नहीं बन सकता, ठीक है? तो विटामिन बी 12 बहुत सारी फूड्स में होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज़ होता है, ये बात भी आपको पता है। और विटामिन बी 12 ट्रांसपोर्ट किसके साथ होता है? ट्रांसकोबैलामिन 2 के साथ होता है। विटामिन बी 12 हमें पता है कि लिवर
लिवर में स्टोर होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होने के लिए 5 साल चाहिए होते हैं, ठीक है। और विटामिन बी 12 की 2 फॉर्म्स होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं, एक होती है साइनोकोबैलामीन, एक होती है हाइड्रोक्सी कोबैलामीन, ठीक है। दोनों तकरीबन सिमिलर ही होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सी कोबैलामीन की जो हाफ लाइफ है ना वो लॉन्गर होती है, क्योंकि इसका नाम ज़्यादा लंबा है ना, हाइड्रोक्सी वर्ड ऐड हुआ है, तो हाइड्रोक्सी कोबैलामीन की हाफ लाइफ जो है वो लॉन्गर होती है। अब फार्माकोडायनामिक्स का क्या मतलब होता है कि ड्रग बॉडी में जाके क्या करेगा, ठीक है। तो अब विटामिन बी 12 हम देखते हैं कि ये बॉडी में जाके क्या करता है। विटामिन बी 12 के 2 एसेंशियल रिएक्शंस होते हैं। हमने पढ़ा था कि ये मिथाइल मेलानाइल ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है और होमोसिस्टीन को ये कन्वर्ट करता था मेथियोनीन में, ठीक है। अब ये जो सेकंड रिएक्शन है ना होमोसिस्टीन का मेथियोनीन में, ऊपर हमने डायग्राम देखी है, इसमें फोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है और एंड पे डीटीएमपी बनता है, ठीक है। तो डीटीएमपी किस डीएनए की सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। जब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो मैंने बताया था कि फोलेट ट्रैप हो जाता है, यानी कि N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में ट्रैप हो जाता है और सप्लाई ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट की सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो जब सप्लाई नहीं होगी तो आरबीसी की प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप फोलिक एसिड देते हो ना बी 12 डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में, तो फोलिक एसिड का क्या फ़ायदा है कि नीचे तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही थी, लेकिन आप फोलिक एसिड दे रहे हो, उसका फ़ायदा ये है कि जो टेट्राहाइड्रोफोलेट की कमी हुई थी, क्योंकि मैंने वो रिएक्शन दिखाया है ना, उस रिएक्शन को गौर से देखना कि नीचे विटामिन बी 12 का रिएक्शन होता है और ऊपर जाके टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा होता है, ठीक है। तो आपको जब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो क्या ख्याल है, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए लाज़मी है कि टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी बी 12 वाले पेशेंट्स में हो जाती है तो उनको फोलिक एसिड भी देना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका अनीमिया करेक्ट हो जाता है, लेकिन अनीमिया तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपने लाज़मी पता चलाना है कि बी 12 का मसला तो नहीं है, क्योंकि अगर अनीमिया करेक्ट हो गया और आपको पता ही नहीं है वो बी 12 का मसला है, तो उसका न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट आएगी और फिर वो इरिवर्सिबल होगी। उसके बाद हम टॉक्सिसिटी पढ़ लेते हैं। अब हमने विटामिन बी 12 की 2 फॉर्म पढ़ी हैं, हाइड्रोक्सीकोबैलामीन और साइनोकोबैलामीन। अब क्या है कि इनका फ़ायदा क्या होता है कि हाइड्रोक्सीकोबैलामीन और साइनोकोबैलामीन को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पर्नीशियस अनीमिया में। और ऐसा अनीमिया जो कि अगर एक बंदे का स्टमक निकाल दिया गया है तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, पर्नीशियस अनीमिया है, विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ऐसे बंदे को जिसमें पर्नीशियस अनीमिया है या जिसका स्टमक निकला हुआ है, उन लोगों में हम ये दे रहे होते हैं, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हमेशा एब्जॉर्प्शन के मसले की वजह से होती है। तो अगर एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही तो विटामिन बी 12 का मसला होता है। तो क्या ख्याल है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो आप मुंह के ज़रिए टैबलेट्स दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि उसका तो फ़ायदा ही नहीं है। पहले ही वो एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से मसला हो रहा है, तो आपने उसको इंजेक्शन के ज़रिए पैरेंटरल थेरेपी देनी है विटामिन बी 12 की, ठीक है। और विटामिन बी 12 की इतनी टॉक्सिसिटी नहीं होती। अब फोलिक एसिड का रोल भी पता है कि ये डीएनए सिंथेसिस कराता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी देना चाहिए, इसलिए ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो सकें। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये फोलिक एसिड आप देते हो, ये जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी में जो है वो स्टोर भी हो जाता है। और फोलिक एसिड की फार्माकोडायनामिक्स आपको पता है कि फोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे मतलब फोलिक एसिड को रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो डाइहाइड्रोफोलेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट की कन्वर्जन भी आपस में हो रही होती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं डीटीएमपी की साइकिल में, ठीक है। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जितने भी होते हैं वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हाईली सेंसिटिव हैं, क्योंकि उनको फोलिक एसिड चाहिए डीएनए सिंथेसिस के लिए। तो इसलिए रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कौन-कौन से होते हैं? इन्फेक्शंस में भी होते हैं, कैंसर्स में भी होते हैं, इसलिए कैंसर्स और इन्फेक्शंस में एंटीफोलेट ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, जो फोलिक एसिड को इनहिबिट करती हैं, ताकि जो कैंसर और इन्फेक्शन के पेशेंट्स हैं उनमें ट्रीट किया जा सके, क्योंकि कैंसर सेल्स और इन्फेक्शंस में सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। अब हमने बात की थी कि बी 12 की डेफिशिएंसी हमेशा एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से होती है, जबकि जो फोलिक एसिड है उसकी डेफिशिएंसी या तो डाइटरी इनसफिशिएंसी यानी कि खाने में मसला हो रहा है, या मेल एब्जॉर्प्शन, दोनों की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मेल एब्जॉर्प्शन या डाइटरी इनसफिशिएंसी भी हो सकती है, अगर डाइटरी इनसफिशिएंसी है तो आप मुंह के ज़रिए खाने की टेबलेट्स दोगे, यानी ओरल फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दोगे, ठीक है। इसलिए वो औरतें जो प्रेग्नेंट होने वाली होती हैं उनको फोलिक एसिड की टेबलेट्स लाजमी देते हैं, प्रेगनेंसी में भी देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। फोलिक एसिड की जो सप्लीमेंट्स हैं वो अगेन अनीमिया तो करेक्ट कर देंगी, लेकिन अगर बी 12 डेफिशिएंसी है तो वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को करेक्ट नहीं करेंगी। अब आगे हम देख लेते हैं इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो वो कौन-कौन से एजेंट्स होते हैं जो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं? उसमें हमने ना मतलब पोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स आप कब देते हो? जब अनीमिया ऑफ रीनल फेलियर है, यानी पेशेंट की किडनी फेल हुई हुई है। तो क्या ख्याल है, किडनी फेल होती है तो किडनी से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होता है, जब इरिथ्रोपोइटिन ही नहीं है तो पेशेंट को आ जाएगा। इसलिए इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट, क्योंकि पहले इरिथ्रोपोइसिस को कौन स्टिमुलेट कर रहा था? इरिथ्रोपोइटिन। अब इरिथ्रोपोइटिन है ही नहीं, तो इसलिए हम इरिथ्रोपोइसिस
इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स देते हैं और ये किन लोगों में दे रहे होते हैं जिनका रीनल फेलियर का अनीमिया है या ऐसे पेशेंट जिनके अंदर प्राइमरी बोन मैरो डिसऑर्डर्स हैं या ऐसे पेशेंट जो कैंसर कीमोथेरेपी या एचआईवी की ट्रीटमेंट पे थे और उनके अंदर अनीमिया हो गया है। क्यों? क्योंकि उस ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, बोन मैरो इफेक्ट हो रहा है। जहाँ पे भी बोन मैरो इफेक्ट हो रहा है या किडनी इफेक्ट हुई है कि वो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं कर रही या कैंसर के पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट दे रहे थे तो उनके सेल्स इफेक्ट हुए हैं, तो इन सब केसेस में आप इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट देते हो ताकि उनकी इरिथ्रोपोइसिस हो सके। नाम क्या-क्या है? इपोइटिन अल्फा, डर्बापोइटिन अल्फा, पोइटिन के नाम से याद रखो कि पोइसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इपोइटिन अल्फा, डर्बापोइटिन अल्फा, डर्बापोइटिन अल्फा क्या है? एक ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म है, ठीक है? तो ग्लाइकोसाइलेशन हुई हुई है, तो ग्लाइकोसाइलेशन का मकसद क्या होता है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल नया आपने साथ में अटैच कर दिया तो अब हाफ लाइफ उसकी ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा मेथॉक्सी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल इपोइटिन बीटा, ठीक है? एक हमने पढ़ा इपोइटिन अल्फा, दूसरा है इपोइटिन बीटा। उसका पूरा नाम क्या है? मेथॉक्सी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये इसमें देखो ये इतना लंबा मॉलिक्यूल है तो ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट बेचारा बार-बार नहीं लगवा सकता, तो हम महीने में 1 या 2 दफ़ा ही लगाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा देर तक ब्लड में रह पाता है। अब इसकी थेरेपी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एक पेशेंट को आप बाहर से स्टिमुलेटिंग एजेंट दे रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो जाके ब्लड्स के सेल्स के साथ कोई मसले कराएगा तो वो थ्रोम्बोसिस भी करा सकता है, ठीक है? वेसल्स का याद रखो, मतलब वेसल्स में मसले कराएगा या थ्रोम्बोसिस करा सकता है या थ्रोम्बोसिस की वजह से बस एक कॉमन सेंस की बात है कि याद रखो कि बस ये थ्रोम्बोसिस भी करा सकता है वेसल्स में जाके या हाइपरटेंशन करा सकता है, ठीक है? तो एक जो ईएसए जिनको दे रहे होते हैं उन पेशेंट्स में आपने लाज़मी इस बात का ख़्याल रखना है कि उनका हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 12 से ज़्यादा हो गया इस बात का मतलब क्या है कि उसकी ख़्याल रखना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। आगे हम पढ़ते हैं माइलॉइड ग्रोथ फैक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने माइलॉइड स्टेम सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करना है। इसमें कौन-कौन से होते हैं? फिलग्रेस्टिम, नाम मैं बता चुकी हूँ कि जी से ग्रैन्युलोसाइट था और फिल कर रहा था हमारी ग्रैन्युलोसाइट की कॉलोनी को, तो फिलग्रेस्टिम और और दूसरा हमारे पास क्या था? सरग्रामोस्टिम, ठीक है? तो फिलग्रेस्टिम, सरग्रामोस्टिम और इनमें आपने याद रखना है ग्रेस्टिम ग्रेस्टिम या ग्रामोस्टिम जो है, तो ग्रेस्टिम का वर्ड आ गया तो ये क्या मतलब है कि ये कोई ना कोई कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ठीक है? तो दूसरा हमारे पास सारग्रामोस्टिम था, थोड़ा लंबा नाम है, तो ये ग्रैनुलोसाइट और मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, यानी कि ग्रैनुलोसाइट के साथ साथ ये मेगा कैरियोसाइट्स को भी, प्रोजेनिटर्स को और माइलॉइड प्रोजेनिटर्स को भी स्टिमुलेट कर देता है। इनका काम क्या है कि इन्होंने मोबिलाइज कराना होता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को, ठीक है? जीएमसीएसएफ ने क्या कराना है कि स्टेम सेल्स को मोबिलाइज़ करा देना है ताकि ब्लड में उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं, इनका हम इस्तेमाल कब करते हैं? ताकि अगर एक पेशेंट को हमने कैंसर कीमोथेरेपी दी थी, तो उसके बोन मैरो पे इफ़ेक्ट पड़ा हुआ था ना, बेचारे का बोन मैरो सही से काम नहीं कर पा रहा, तो कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है? या एक पेशेंट है क्योंकि ये सारे क्या हैं? ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हैं, ठीक है? तो ग्रैन्युलोसाइट्स का जहाँ मसला आ रहा है, क्या ख़्याल है जो पेशेंट न्यूट्रोपीनिया के हैं, न्यूट्रोपीनिया किसी भी वजह से हो सकता है, ये प्लास्टिक एनीमिया की वजह से, तो उन न्यूट्रोपीनिया के पेशेंट्स में भी आप देते हो, ठीक है? उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को भी देते हैं जिनके अंदर ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हो आप, तो ये इसलिए देते हो साथ में ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर ताकि जो ग्राफ्ट को बॉडी में मतलब बॉडी का पार्ट बनने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक है? ताकि वो जल्दी-जल्दी ग्राफ्ट बॉडी एक्सेप्ट कर ले और उसके अलावा न्यूट्रोपीनिया की ड्यूरेशन को भी, क्योंकि एक ग्राफ्ट आपने दिया है, थोड़ा तो टाइम लगेगा उसको फंक्शनल होने में, तो जब तक वो फंक्शनल नहीं है, तब तक वहाँ पे सेल्स तो नहीं बन रहे। तो जब तक सेल्स नहीं बनते, जब तक ग्राफ्ट बेचारा सही से वहाँ पे हमारी बॉडी में काम करना शुरू नहीं कर देता, तब तक आप क्या देते हो? ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, यानी कि आप फिलग्रेस्टिम देते हो ताकि जब तक ग्राफ्ट काम ना करना शुरू कर दे, तब तक ये फिलग्रेस्टिम न्यूट्रोपीनिया को प्रिवेंट करे। फिलग्रेस्टिम तब तक ग्रैनुलोसाइट यानी कि न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन करवाता रहे और पेशेंट में न्यूट्रोपीनिया ना हो सके। उसके अलावा हमने मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये सारे ब्लड कैंसर्स हैं, इनमें भी हम जो है वो ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर दे सकते हैं, लेकिन ये बेचारे सिर्फ अकेले इससे फ़ायदा उनको नहीं होता, तो हमने इसका काम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि इसके साथ एक और हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स का जो मोबिलाइज़र होता है वो मिला देते हैं। उसका नाम होता है प्लेरिक्साफॉर, ठीक है? प्लेरिक्साफॉर भी आप साथ मिला देते हो, यानी कि आप क्या करते हो कि फिलग्रेस्टिम को एफपी को कंबाइन कर देते हो, यानी फिलग्रेस्टिम को और प्लेरिक्साफॉर को कंबाइन कर देते हो। और प्लेरिक्साफॉर का क्या काम होता है कि ये सीएक्सी जो एक कीमोकाइन रिसेप्टर होता है ना, उसको इनहिबिट कर देता है, सीएक्सीआर4 को इनहिबिट करता है। और इनहिबिट करने से क्या होगा, क्योंकि ये कीमोकाइन रिसेप्टर होता है, इनका काम क्या होता है कि ये सारे के सारे सेल्स को कम कर रहे होते हैं, मतलब ये सारे सेल्स को ब्लड से निकाल के अपने साथ
साथ बाइंड करवाते हैं, सारे इन्फ्लेमेशन में इनका काम होता है। तो हम इस मोबिलाइज़र का क्या काम है कि इसने ब्लड में सेल्स को बढ़ाना है। तो क्या ख्याल है ये कीमोकाइन रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा? हाँ, करेगा। तो प्लेरिक्सा-4 को जब फिलग्रेस्टिम के साथ हम मिला देते हैं, तो ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के जो पेशेंट्स होते हैं और मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट्स, उनको फिर फ़ायदा होता है, ठीक है? तो अभी सिर्फ ये याद कर लो कि ये ब्लड कैंसर से जब हम पढ़ेंगे तो आपको इनकी अच्छी समझ आ जाएगी। टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब ये सोचो कि बोन पे जाके काम कर रहे हैं, तो बोन बेचारी को कोई ना कोई पंगे भी करा सकते हैं, तो इसलिए इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो ऐसे पेशेंट्स बोन पेन के साथ आ सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जीसीएसएफ बेचारा छोटा-सा है, मिनिमल सा है, तो ये सिर्फ़ बोन पेन कराएगा, लेकिन जीएमसीएसएफ जो है, ये ज़्यादा एडवर्स रिएक्शंस कराता है। और ये क्या कराता है, ये पेशेंट में फ़ीवर कराता है, आर्थराल्जिया कराएगा, यानी कि उसके घुटनों में दर्द होता रहेगा, कैपिलरीज़ की डैमेज कराएगा, एडीमा करा देगा, ठीक है? तो यानी कि इसके ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये एडीमा भी करा रहा है, आर्थराल्जिया और फ़ीवर भी करा रहा है। एलर्जिक रिएक्शन इतने ज़्यादा नहीं होते। अब जो दूसरा है, एक और हमारे पास स्टिमुलेटर है, पेगफिलग्रेस्टिम, ठीक है? ये क्या होता है, ये फिलग्रेस्टिम की टाइप है, साथ देखो पेग लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई कोवेलेंट इसके साथ कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट ऐड कर दिया है, और इसमें वो क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड कर दिया। तो मैंने अगेन वो बताया था, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी से याद रखो, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये बना पेगफिलग्रास्टिम। अब पेगफिलग्रेस्टिम का क्या काम होता है कि अब मैंने बताया है कि एक ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म का क्या फ़ायदा होता है कि लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। तो इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होगी ताकि ये पेशेंट के ब्लड में ज़्यादा देर तक रह सके। उसके अलावा एक और है हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, उसका क्या नाम है, लीनोग्रेस्टिम। लीनोग्रेस्टिम भी है, लेकिन ये ज़्यादातर यूरोप में इस्तेमाल होता है और ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म है, ठीक है? तो ये आपने नाम याद रखना है। उसके अलावा मेगा कैरियोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑप्रीलवैकिन था जो इंटरल्यूकिन 11 था, ठीक है? तो इंटरल्यूकिन 11 है नाम, याद रखो। इसको अप्रैल वैक्यूम ने क्या करना है, इसने मेगा कैरियोसाइट के प्रोजेनिटर्स को स्टिमुलेट करना है ताकि प्लेटलेट ज़्यादा हो सकें, ठीक है? और ये भी कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में देते हैं, क्योंकि कैंसर कीमोथेरेपी में अगेन बोन मैरो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो अब इंटरल्यूकिन 11 ज़्यादा है, तो इंटरल्यूकिन नाम से याद रखो इन्फ्लेमेशन में भी होता है ना, और ये ब्रेन पे भी मसले कराता है, तो फटीग, हेडेक, डिजीनेस, यानी दिमाग में क्या कराएगा कि बंदा थका थका रहेगा, उसके सर में दर्द होगा, उसको डिजीनेस होगी। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन में फ्लूइड भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये याद रखो कि इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है इंटरल्यूकिन, तो फ्लूइड रिटेंशन भी करा सकता है। एक और हमारे पास है ड्रग जिसका नाम है रोमिप्लास्टिम। रोमिप्लास्टिम क्या है कि ये थ्रोम्बोपोइटिन, यानी कि थ्रोम्बोपोइटिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका एगनिस्ट होता है, यानी कि इस रोमिप्लास्टिम ने थ्रोम्बोपोइटिन के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करना होता है। और इसका एक ना पेप्टाइड स्ट्रक्चर, यानी कि रोमिप्लास्टिम का ना एक नया पेप्टाइड स्ट्रक्चर, नॉवल पेप्टाइड स्ट्रक्चर बनाया गया है, और ये पेशेंट में सबक्यूटेनियसली इस्तेमाल होता है, जो कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा के पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा है, उनके अंदर ये एक हम नया प्रोडक्ट बनाया गया है रोमिप्लास्टिम, और ये उनको दिया जाता है, और ये उनके थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड कर देता है, ठीक है? और अच्छा, ये नॉवल पेप्टाइड बनाने का क्या मकसद था, कि क्यों हमने नई पेप्टाइड बनाई है? क्यों? क्योंकि नई बनाने का मकसद ये था कि जो पुराने ड्रग्स थे या जो कन्वेंशनल पेप्टाइड्स थी, उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो ये एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया था ताकि ये थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे, और हमें पता है कि थ्रोम्बोपोइटिन का काम होता है प्लेटलेट्स बनवाना, तो ये थ्रोम्बोपोइटिन की जगह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि थ्रोम्बोपोइटिन भी तो एगनिस्ट होता है ना थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर्स का, तो ये हमने इस्तेमाल किया है रोमिप्लास्टिम, ठीक है? रोमिप्लास्टिम का नाम याद रखना है, और ये मेगा कैरियोसाइट्स के लिए, और रोमी में एम आ रहा है, रोमी में, वैसे मैं छोटे-छोटे ये निमोनिक्स बता रही हूँ, ये थोड़े से माइंड में क्लिक कर जाएँगे। रोमी एम आ रहा है तो क्या है, ये मेगा कैरियोसाइट से रिलेटेड है, तो थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। उसके अलावा एल्ट्रोम्बो पैग है। पैग से याद रखो कि एक बैग है जिसमें प्लेटलेट्स हैं, ठीक है? एल्ट्रोम्बो पैग एक बैग है जिसमें प्लेटलेट्स हैं, तो ये भी ओरल एगनिस्ट है, मतलब ये भी प्लेटलेट्स का ही एगनिस्ट है, यानी इसने भी प्लेटलेट्स बनवाने हैं, तो क्या ख्याल है, ये थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर का एगनिस्ट है, लेकिन ये क्या होता है, ओरल होता है, यानी कि मुँह के ज़रिए दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है? और ये भी आईटीपी के पेशेंट्स में ही इस्तेमाल होता है, वो लोग जो कि बाकी थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो लेकिन एल्ट्रोम्बोपैग का एक मसला होता है, ठीक है? इसने क्या कराना है कि लिवर और हेमरेज कराना है और हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है, ठीक है? तो एल्ट्रोम्बोपैग को इतना इस्तेमाल नहीं करते और रोमिप्लास्टिम को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रोमी एम आ रहा है रोमी में, तो इससे याद रखो ये मेगा कैरियोसाइट का है। एल्ट्रोम्बोपैग मैंने बताया कि बैग ऑफ प्लेटलेट्स इमेजिन करो। उसके अलावा इंटरल्यूकिन, ल्यूकिन से लिवैकिन का याद कर लो, तो ऑपरी लिवैकिन इंटरल्यूकिन से रिलेटेड है, और ये भी क्या है, मेगा कैरियोसिटिक प्रिकर्सर है, ठीक है? यानी कि मेगा कैरियोसाइट्स का प्रिकर्सर है, ये बातें याद रख लो। अब एक बात जो हमने पढ़ी थी कि सारे के सारे जो हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं,
ये बड़े-बड़े होते हैं, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट 15,000 से ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ग्रोथ फैक्टर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे मैंने कहा कि हम इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं, इंजेक्शन दे रहे होते हैं, सिवाय हमने एल्ट्रोम्बो पैक का पढ़ा था कि वो मुँह के ज़रिए देते हैं। तो अब क्या ख़्याल है, इंजेक्शन क्यों दे रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी पुअर होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि जब हम मुँह से कोई ड्रग देते हैं तो वो बेचारा पहले स्टमक से एब्ज़ॉर्ब होता है, और स्टमक से एब्ज़ॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाता है, सर्कुलेशन से होते हुए हमारे पास लिवर में चला जाता है, ठीक है? तो एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन होती है ना, कि गट से जो भी चीज़ एब्ज़ॉर्ब होती है वो लिवर में जाती है, तो एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन में बहुत सारा ड्रग इस्तेमाल हो जाता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है? तो इसलिए इनको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं ताकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो सके और ये ज़्यादा देर तक बॉडी में रहें। तो इंजेक्शन की कौन-कौन सी फ़ॉर्म होते हैं, या तो हम मसल्स में देते हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, आईवी वेन में देते हैं, इंट्रावीनस होता है, सबक्यूटेनियस जो बिल्कुल हम स्किन के नीचे देते हैं वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। अब जो आईवी रूट है ना, वो सबसे फ़ास्टेस्ट ड्रग, मतलब सबसे तेज़ी से ड्रग का काम करवाता है, ठीक है? लेकिन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फॉर एग्जांपल आप वेन के ज़रिए दे रहे हो, आपने इतना ज़्यादा दे दिया और उसमें ब्लड लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसलिए टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हो कि आईएम इंजेक्शन भी दे सकते हो, और आईएम इंजेक्शन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो सबक्यूटेनियस एक्शन से ज़्यादा क्विकर होता है। और आप क्या करते हो कि मसल में, यानी कि वेन में तो आप ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकते, लेकिन मसल में आप ज़्यादा अमाउंट दे सकते हो। तो आईएम इंजेक्शन का क्विकर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, और इसका फ़ायदा ये भी है कि आप जो है वो मसल में ज़्यादा अमाउंट दे सकते हो। लेकिन एक नुकसान क्या है कि ये सारे जो हम पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, कि पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब अगर आपने मतलब ये पूरा चैप्टर समझ लिया, अगर आप इस टेबल को रट लो ना, ड्रग समरी को, तो बिलीव मी आपके सारा फार्मा का वो पूरा चैप्टर हो जाना है। तो बस इस टेबल को ना आपने घोल के पी लेना है, ठीक है? ये टेबल आपको जितना अच्छा आता होगा, आपको ड्रग्स उतनी अच्छी याद हो जाएँगी। अब हम जल्दी-जल्दी रिव्यू करते हैं। फेरस सल्फेट हमने पढ़ा था, आयरन होता है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ऑब्वियसली आयरन का क्या काम होता है, हीम की सिंथेसिस कराता है, और हीम आगे जाके हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जाता है। और फेरस सल्फेट आप ड्रग कब दोगी? ऑब्वियसली जब पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है और उसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, ठीक है? अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक वैसे इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका लॉस जो है ना बॉडी से कैसे होता है कि या तो सेल के ज़रिए होता है, ठीक है? या फिर ब्लड लॉस हो रहा होता है, उसके ज़रिए आयरन लॉस होता है। अब अगर एक्यूट ओवरडोज़ हमने पढ़ी थी कि बच्चे ने फॉर एग्जांपल गोलियाँ खा लीं, उसको नेक्रोटाइजिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, पेट में दर्द होगा, ब्लडी डायरिया होगा, शॉक में चला जाएगा, लेथार्जी में चला जाएगा, और इमरजेंसी में हमारा सांस फूल जाता है ना, तो उसका सांस भी फूलेगा, डिज़निया होगा, यानी कि सारा क्योंकि उसने गोलियाँ खाई हैं, पेट के मसले हुए, नेक्रोटाइजिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, साथ में वो शॉक में चला गया और सांस भी फूल गया, तो डिज़निया हो जाएगा। क्रॉनिक आयरन ओवरलोड से हीमाक्रोमाटोसिस होता है, और हमें पता है हीमाक्रोमाटोसिस क्या होता है कि हार्ट, लिवर और पैनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है? और ये कब होगा? जब आप फेरस सल्फेट बहुत ज़्यादा दोगे, तो उसमें काफ़ी टाइम से आप दिए जा रहे हो, तो आयरन का ओवरलोड भी हो सकता है, एक्यूट ओवरलोड भी हो सकता है, क्रॉनिक ओवरलोड भी हो सकता है। ओरल आयरन प्रिपरेशन के नाम क्या थे? फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट। उसके अलावा पैरेंटल प्रिपरेशंस हमने पढ़ी थी जो इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं, और हमने पढ़ा था कि उसमें हमने साथ कार्बोहाइड्रेट बाइंड कराया हुआ था। तो आयरन डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान कार्बोहाइड्रेट है, आयरन सुक्रोज कॉम्प्लेक्स, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स, यानी ग्लूकोनेट के साथ हमने सोडियम भी डाल दिया है, ठीक है? और एक और पढ़ा था फ्यूरोमोक्सिटॉल, और मोक्सिटॉल में एम आ रहा था, तो एमआरआई इससे पहले कर लेते हैं, क्योंकि एमआरआई की स्टडी के साथ क्या करता है, इंटरफेयर करेगा। और ये सारे इंजेक्शन के ज़रिए दे रहे हो, तो क्या ख्याल है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं इंजेक्शन से? उसके बाद आ जाते हैं आयरन चिलेटर। हमने पढ़ा था कि एक एक्यूट आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है और क्रॉनिक आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसमें हम क्या देते हैं? डेफ्रॉक्सामिन देते हैं, ये आयरन को चिलेट कर देता है। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन सा था? या तो आईएम देते हैं या सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है? यानी कि इंजेक्शन के ज़रिए ही दे रहे होते हैं। और अगर आपने इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, अगर आपने तेज़ी से दे दिया तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन में भी पेशेंट जा सकता है, और इतना तेज़ी से दिया कि दिमाग में चला जाएगा, न्यूरोटॉक्सिसिटी करा देगा। और अगर आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं पेशेंट को। एक और हमने नया चिलेटर पढ़ा था, नाम याद आ रहा है? क्या था? डिफ्रेसिरॉक्स, ओरन आइलैंड चिलेटर था, और ये हीमाक्रोमाटोसिस के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद B12 के दो नाम पढ़े थे, साइनोकोबैलामीन, हाइड्रोक्सिकोबैलामीन, और हमें पता है ये कौन-कौन से रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ये भी हम B12 का हमने पढ़ा था कि हम हमेशा इसको पैरेंटल देते हैं, यानी इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं। इसकी इतनी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। फोलिक एसिड का क्या नाम होता है? फुलेसिन। फुलेसिन नाम से ही पता चल रहा है फोलिक एसिड है। इसको हम टेरॉयल ग्लूटामिक एसिड भी कह रहे होते हैं, ठीक है? और आपने पढ़ा है कि फोलिक एसिड कैसे प्रिकर्सर काम करता है डोनर ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स का। वो सारा रिएक्शन अगर आपको याद होगा ना, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विटामिन B12 और फोलिक एसिड का याद हो जाना है, ठीक है? और ये हम कब देते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देते हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ में देते हैं, ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। और फोलिक एसिड हम कैसे देते थे? ओरल देते थे, ठीक है? तो ज़्यादातर फोलिक एसिड ओरल देते हैं। फोलिक
ओ आ रहा है तो ये ओरल है। विटामिन B12 12 में 1 आ रहा है तो 1 से I याद रख लो, इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है फोलिक एसिड की, लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा हुआ कि B12 की डेफिशिएंसी है लेकिन फोलिक एसिड दे दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या B12 की, तो लार्ज अमाउंट कैन मास्क विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ESA हमने पढ़े थे जिसमें E-पोइटिन अल्फा पढ़ा था, डर्बोपोइटिन अल्फा, अब डर्बीपोइटिन अल्फा बड़ा नाम है तो इसका मतलब है ये ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म है और ये लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म है। उसके अलावा हमने कौन-कौन सी पढ़ी थी, मेथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ई-पोइटिन बीटा हमने पढ़ा था, ठीक है। ये और ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म थी और ये कब हम इस्तेमाल करते हैं, हमने पढ़ा था कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट्स थे या जिनकी किडनी फेल हो गई थी, उन पेशेंट्स में अनीमिया हो जाता है तो उनको देते हैं। या अक्सर क्या होता है कि पेशेंट की सर्जरी करने लगे हैं तो सर्जरी से पहले हम दे देते हैं ताकि सर्जरी में हमें ब्लड ना लगाना पड़े। इसको भी मैंने बताया कि सारे हम जो ये एजेंट्स दे रहे होते हैं ना, ये मैक्सिमम हम आईवी दे रहे होते हैं या सबक्यूटेनियस दे रहे होते हैं। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था याद है? मैंने बताया था कि अब क्योंकि ये ब्लड सेल्स पे इफ़ेक्ट करता है, तो ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल में होते हैं। वेसल की 2 चीज़ें याद रखो, थ्रोम्बोसिस हो सकता है या हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है? उसके अलावा आपने एक बात का मैंने कहा था ध्यान रखना था कि हीमोग्लोबिन को 12 से ज़्यादा नहीं होने देना, ठीक है? उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इरिथ्रोपोइटिन से याद रखो, ई-पोइटिन अल्फा, डर्बापोइटिन अल्फा, मेथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ई-पोइटिन बीटा। तो ई-पोइटिन अल्फा, ई-पोइटिन बीटा एंड डर्बापोइटिन अल्फा एंड डर्बापोइटिन लंबा नाम है तो इसका मतलब है इसकी ग्लाइकोसाइलेशन हुई हुई है। माइलॉइड ग्रोथ फैक्टर्स हमने पढ़े थे, GCSF हमने पढ़ा था, जी से ग्रास्टिम था और फिल कर रहा था तो फिल ग्रास्टिम। और हमने पढ़ा था कि हम न्यूट्रोफिल को स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं, न्यूट्रोपीनिया के पेशेंट्स में देते हैं, जो कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं उनको देते हैं। और क्योंकि ये बोन पे काम कर रहे हैं तो इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, बोन पेन हो सकता है। एक और हमने पढ़ा था फिल ग्रास्टिम, सारग्रामोस्टिम, ठीक है, जो GM-CSF था और वो क्या था, ग्रेन्युलोसाइट के साथ साथ इरिथ्रॉइड और मेगाकैरियोसाइट प्रोजेनिटर्स पे भी काम कर रहा था। और क्या ख्याल है, GM-CSF ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल था तो उसकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा बुरी थी। वो फीवर कराता है, आर्थ्रैल्जिया कराता है, मायल्जिया कराता है, कैपिलरी लीकेज सिंड्रोम कराता था। लेकिन जो GCSF था वो सिर्फ बोन पेन कराता था। अब एक और फिलग्रास्टिम के साथ याद रखो, पेगफिलग्रास्टिम, ठीक है, जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल वाला था। अब ये बड़ा नाम है तो इसका मतलब क्या है कि ये कोवेलेंट लिंकेज हुआ हुआ है इसका किसी के साथ। उसके अलावा एक और याद है, हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ फिलग्रास्टिम जब दे रहे होते हैं पेशेंट्स को तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता। तो कौन-कौन से 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हमने पढ़ा था और मल्टीपल मायलोमा, ठीक है? ये 2 कैंसर के पेशेंट्स थे जिनमें बेचारा फिलग्रास्टिम कोई काम ही नहीं कर सकता क्योंकि ये ज़्यादा सीवियर डिज़ीज़ेज़ थी। फिलग्रास्टिम कहता है, "भई मैं तो बोन पे कब से काम कर रहा हूँ, इन 2 कैंसर्स पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा।" तो हम साथ में क्या देते थे, प्लेरिग्ज़ाफॉर देते थे, ठीक है? जो एंटागनिस्ट था ना कीमोकाइन रिसेप्टर का, ताकि हमारे पास क्या हो कि जब सब ऑप्टिमली GCSF के मतलब रिस्पॉन्स GCSF का अच्छा नहीं आ रहा था तो साथ प्लेरिग्ज़ाफॉर दिया था ताकि कीमोकाइन रिसेप्टर भी इनहिबिट हो ताकि कीमोकाइंस उन सेल्स को ना ले सकें। उसके बाद मेगा कैरियोसाइट ग्रोथ फैक्टर था जो हमने पढ़ा था, इंटरल्यूकिन से याद रखना है, और ऑप्रीलवैकिन, ठीक है। और ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म थी, इंटरल्यूकिन हमारी बॉडी में होता है, ये उसकी रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। और क्या ख्याल है कि ये हम मेगा कैरियोसाइट ग्रोथ फैक्टर है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट्स को देंगे ना। और इसमें क्या होता है, इंटरल्यूकिन नॉर्मली मैंने बताया है कि इंटरल्यूकिन्स ब्रेन में जाते हैं तो वो क्या कराएगा, फटीग, हेडेक, डिजीनेस करा देगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या करा देगा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन में भी होता है ना, तो इन्फ्लेमेशन में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी करा सकता है और ट्रांजिएंट एट्रियल इरिथमियाज भी करा सकता है। मेगा कैरियोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स और कौन कौन से थे, रोमीप्लास्टिम था जिसका काम था थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर्स पे काम करना, ठीक है। और रोमीप्लास्टिम एक जेनेटिकली इंजीनियर था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो FC कंपोनेंट होता है एंटीबॉडी का, उसको बहुत सारी पेप्टाइड्स के साथ फ्यूज़ किया जाता है। और ये क्योंकि हमने कहा था ना ये नॉवेल है, तो नॉवेल इसमें नई चीज़ क्या है कि FC पोर्शन जो होते हैं ना एंटीबॉडी के, उसके साथ बहुत सारी कॉपीज़ पेप्टाइड की बाइंड होती है। एल ट्रोम्बो पैग, पैग मैंने कहा था बैग से याद रखें, बैग ऑफ प्लेटलेट्स, तो इसका भी क्या काम है, O आ रहा है एल ट्रोम्बो, तो O आ रहा है तो ओरल है और दूसरा थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर पे काम करेगा। लेकिन इसके 2 मसले थे, एच से याद रखो, हेमरेज कराता है और हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, मैंने कोशिश की है कि एंड वाला ये जो टेबल है आपको बहुत अच्छे से करवाऊँ। एंड वाला टेबल बिलीव मी अगर आपने याद कर लिया तो आपको आइंदा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम आप चैप्टर पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और एंड पे इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लें। बार-बार ये जो मैंने एंड पे रिवीजन कराई है इसको बार-बार सुनें, बार-बार ड्रग्स के नाम पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएँगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज़ ड्रग्स।